नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। एक शेर है, जैसा दर्द हो वैसा मंज़र होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आपका जो मौसम है, आपके दिमाग में, आपके जिस्म में, आपकी रगों में होता है। जिस तरीके से आप खुद को रखते हैं, आप वैसा सोचते हैं, आप वैसा बनते हैं, आप उस राह पर चलने लगते हैं। आपके बारे में लोगों की राय भी कमोबेश वैसी ही होती है। इसलिए आप कौन? अपने आप को आपने कितना ख्याल रखा? आपका मेंटल वेलनेस या मेंटल हेल्थ, फिजिकल वेलनेस, ये सारी चीज़ें भी आपके आप होने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए आज मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया जो यही करते हैं। आपका दिमाग ठीक हो, आपकी सोच ठीक हो, आपके दिल का, दिमाग का, जिस्म का मौसम जो है वो आबाद रहे हमेशा। YSR आपका नाम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच यशवंत जी बुलाने के ये लिए। दिमाग का मौसम, दिल का मौसम कैसे आबाद रहता है? बहुत ज़रूरी है कि आपने इतना सिंपल टोन में इसको एक्सप्लेन कर दिया। मौसम यानी कि जो हमारी इंटरनल स्टेट्स हैं माइंड की या बॉडी की या फिर जो हमारे मूड्स हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को समझें। हम ये समझें कि हमारा माइंड, हमारा मन जो है वो किस तरीके से काम करता है। हमारे साथ ना एक प्रॉब्लम हो गई कि भगवान ने हमें भेजे के साथ तो भेजा, लेकिन भेजे के साथ कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं भेजा। यानी कि आप देखें, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं हम, उसके साथ एक बुकलेट आती है और हम सीख लेते हैं कि वॉशिंग मशीन को ऐसे यूज़ करना है। कैमरे के साथ में बुकलेट आ जाती है, लेकिन ये कंप्यूटर हम लेकर के आ गए, लेकिन बुकलेट साथ में कुछ आई नहीं। इस वजह से कुछ लोग जो नेचुरली बहुत ही फिट होते हैं मेंटली, वो लोग अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को हैंडल कर पाते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए जिसको इनफ उस लेवल पे एजुकेट नहीं किया गया है या फिर उसने माइंड को, अपने विचारों को अपने समझा नहीं है, तो फिर उसका जो मौसम है वो अंदर से बिगड़ा हुआ रहता है, जैसा कि आपने ये कहा। बड़ा अच्छा है कि भेजे के साथ ऊपर में भेजा तो ज़रूर, लेकिन बुकलेट नहीं दिया। तो जी जिन लोगों को बुकलेट की ज़रूरत होती है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिस आदमी को लगता है कि नहीं, मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ठीक करना है, जी गलत इस्तेमाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि भेजा फ्राई हो गया, केमिकल लोचा हो गया। तो केमिकल लोचा से, भेजा फ्राई से बचना है, जी तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे करना चाहिए? यूजुअली क्या होता है कि हम जिम जाते हैं, योगा करते हैं, हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जी लेकिन मुझे लगता है कि उतना ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ भी। जी तो ज़रूर। मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाना चाहिए और कैसे आपका दिमाग जो है वो आपको आपके आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है? तो सबसे पहले तो अगर ख्याल रखना है तो हमें मेंटल हेल्थ के अराउंड जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को तोड़ना पड़ेगा। आज आप देखें, हमारे शरीर में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो हम बड़ा आसानी से किसी को भी ये बता देते हैं कि मेरे शरीर में इशू है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई मेंटल इशू हो, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो आप उस बात को छुपाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर मैंने जाके किसी को बता दिया तो मुझे वीक समझा जाएगा, मुझे कमज़ोर माना जाएगा। इस वजह से लोग इसको दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। आप देखें, इतने सारे बड़े-बड़े लोग भी कई बार सुसाइड कर लेते हैं, कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और माँ-बाप तक को भनक नहीं पड़ती। जो माँ-बाप आपकी करवट पे समझ जाते थे कि आपका अंदर का मौसम कैसा है, वो माँ-बाप तक से बच्चा छुपा जाता है कि मैं एक डिप्रेशन से गुज़र रहा हूँ, और सुसाइड के बाद में उन्हें पता लगता है कि यार, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा इससे गुज़र रहा है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें समाज में इसको नॉर्मलाइज़ करना होगा कि मेंटल हेल्थ जैसे बॉडी में इशू आ सकता है, वैसे ही आपके मन में भी इशू आ सकते हैं, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल बात है। ऐसा नहीं कि इसको आप एक वीकनेस की तरह देखें या फिर कोई व्यक्ति मेंटल हो गया है कि लोग पागल समझते हैं, उसे यही डर है कि मुझे पागल समझेंगे या फिर मुझ पे हंसने लग जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको नॉर्मलाइज़ किया जाए। एक ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे जो हैं उनके ऊपर दबाव बेइंतहा है, जी और ख़ासकर 10वीं 12वीं के बोर्ड में जब आ जाते हैं तो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। उसके बाद उनको करियर ऑप्ट करना होता है, और कई दफ़ा वो घर के भीतर घूमते फिरते से होते हैं और अचानक पता चलता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। जी कैसे पता चले कि बच्चा दबाव में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, और समय से पहले उसको पकड़ लिया जाए और समझा लिया जाए? जी, ज़रूर इसके सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइडल टेंडेंसीज़ या थॉट से गुज़र रहा है, तो वो अकस्मात नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि उसने एक पल में ही डिसाइड कर लिया है। वो बहुत लंबे समय तक, कई बार
एक कॉन्वर्सेशन उसके दिमाग में चलता रहता है। तो अगर कुछ जो जनरल सिम्टम्स हम देखें तो नंबर 1 सिम्टम आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि व्यक्ति अपने आप को अकेला करने लगता है। वो बाहर जाना बंद कर देगा, रूम्स में रहेगा, फैमिली फंक्शंस में कम जाएगा, इंटरेक्शन कम करेगा। तो आइसोलेशन एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि वो सबसे दूरी बनाना चालू कर देता है और अकेला अकेला रहने लग जाता है। सेकंड सिम्टम नज़र आता है कि जो चीज़ें वो पहले इंजॉय करता था, अब समहाउ उन चीज़ों को वो एंजॉय नहीं कर रहा है। मे बी वो पहले बाहर जाके दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा था, लेकिन अब वो उसे कम्प्लीटली अवॉइड करता है। तो जिन चीज़ों के प्रति वो पैशन महसूस करता था, जो चीज़ें उसे अलाइव, उसे जीवित महसूस कराती थी, उनके प्रति भी उसका पैशन ख़त्म होने लगता है। एक डिसइंटरेस्ट सा उसके अंदर डेवलप हो जाता है। कई बार इंटरनेट पे जाके वो सर्च भी करता है, तो आप इंटरनेट हिस्ट्री से भी कई बार पता लगता है कि सुसाइड करने के आसान तरीके कौन से क्या हैं, कर रहे हैं। क्या हो सकते हैं। तो ये सिम्टम भी दिखेगा। चौथा सिम्टम अगर हम देखें तो बहुत से लोगों में जो दिखता है वो यही दिखेगा कि वो कई बार अपनी बातों में भी इस तरीके के सवाल लेकर के आता है कि अगर मैं ना रहूं तो किस प्रकार से ज़िंदगी जियोगे, अगर मैं ना हूं तो क्या होगा, अब तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म होने वाली हैं, अब तो जड़ से ही मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। कई बार इनडायरेक्ट लैंग्वेज में भी वो हिंट देने का प्रयास करता है। इन दिनों क्या है कि मैंने देखा है कि चाइनीज़ अफेयर्स, लव अफेयर्स में, चाइनीज़ मतलब कम टिकने वाले, वो तुरंत मैगी की तरह बन जाते हैं 2 मिनट में और फिर उसके बाद तुरंत ठंडा भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। जी तो बहुत कम समय के लिए लोगों के अफेयर्स चलते हैं और उसके बाद वो टूट जाते हैं। ये एक नया दौर आ गया जी कि आज आप एक रिलेशन में हैं, आपने ब्रेकअप किया, आप दूसरे में आ गए, फिर ब्रेकअप किया, तीसरे में आ गए। ये सस्टेन करना आसान है, जैसे हम जिस पीढ़ी के हैं, पकड़ जी लिया तो जकड़ लिया, लेकिन आज की तारीख में चलता है कि नहीं यार, आगे बढ़ते रहो। ये जी कैसे है? ये मुझे जो इसका लगता है रीज़न ये है कि पहले ना रिश्तों को बनने में भी वक्त लगता था। अगर दो मतलब लव मैरिज भी अगर हो रही है और अगर प्रेम भी हो रहा है, तो मतलब आप उससे बात करने में ही पहले तो बहुत समय लग जाता था। फिर उसका नंबर या उसकी वो कहाँ रहती है वो पता लगाने में समय लगता था। फिर शायद खत लिखे जाते थे। फिर समाज का इतना दबाव कि बहुत मशक्क़त लगती थी, मेहनत लगती थी, बहुत सारा एफर्ट लगता था, तब जाके आप रिलेशनशिप को हासिल करते थे। तो उसकी एक वैल्यू बहुत अलग लेवल पे होती थी। आजकल के रिश्ते डेटिंग ऐप्स पे, टिंडर जैसी ऐप पे एक राइट स्वाइप से रिश्ता बन जाता है और व्हाट्सएप पे ब्लॉक करने से ख़त्म हो जाता है। तो जो रिश्ता स्वाइप पे बन गया और ब्लॉग पे ख़त्म हो गया, तो उसकी जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी, वो मूल्य लोग नहीं समझते, क्योंकि बहुत आसानी से वो रिश्ता बन गया था। इसलिए इंग्लिश में कहावत भी कहते हैं दैट लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। आप ये कह रहे हैं कि पहले जो प्रेम, मतलब सही मायने जो प्रेम हुआ करता था, वो बीरबल की खिचड़ी था, अभी मैगी हो गया है। बिल्कुल परफेक्टली आपने कहा है। मैं एक और चीज़ महसूस करता हूँ कि पहले प्रेम मतलब प्रेम, बेसिकली वो एक इमोशनल रिलेशन है जो दो लोगों के बीच का होता था। अभी जब कभी भी मैं देखता हूँ तो लड़कियाँ या लड़के इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सस्टेन कर पाए कि नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन इसकी कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब जब वो तौल लेते हैं उसके बाद वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब इधर चला जाना चाहिए। जी, इसमें प्रेम कितना है? सोच समझ के आप कर रहे हैं तो फिर कर रहे हैं आप प्यार, हुआ नहीं है आपको प्यार। होने में तो स्पॉन्टेनिटी है ना, जैसे ग्रेविटी का फ्री फॉल है, वो तो इसलिए तो हम फॉलिंग इन लव कहते हैं। वो तो होना तो मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो करा जा रहा है, तो करा जाना तो फिर ये तो प्लानिंग, सोचा समझा अरेंजमेंट। मैं एक सीरियस नोट पे ले आता हूँ आपको कि वैसे लोग जो अफेयर में हैं जी और फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो ये जो रिलेशनशिप होती है इसमें मैंने देखा है बहुत लोगों को डिप्रेशन में वो आते हैं जी और लंबा समय लगता है उनको निकलने में। ट्रू। इस समय जब कोई आदमी आ जाता है इस तरह के हालात में, तो उसको क्या करना चाहिए ताकि वो रिकवर करे और अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी फिर आगे बढ़ा सके? जी, तो सबसे पहले तो ऐसी स्थिति ज़्यादातर उन ब्रेकअप्स में होती है जहाँ पे एक व्यक्ति पूरा डीपली प्यार में था और समहाउ एक व्यक्ति उस लेवल पे नहीं था, उतनी गहराई में नहीं उतरा हुआ था। ऐसी स्थितियों में जब ब्रेकअप होते हैं तो जो व्यक्ति सही में डीपली प्यार में था, उस व्यक्ति के अंदर एक डीपर इनसिक्योरिटी एक्टिव हो जाती है कि यार कि मैं वर्दी नहीं हूँ क्या, कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी है क्या, जिसकी वजह से वो एक्चुअली उस डिप जोन में जाने लगता है। तो इसका सोल्यूशन, जो भी अगर किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले तो दे हैव टू लर्न टू लेट गो। तो वो लेट गो इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति से जुड़ना
जो प्यार है या आपका रिश्ता है वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है आपके जीवन का, वो पूरा जीवन नहीं है आपका। तो वो एक हिस्सा है जिसमें प्रॉब्लम आई है। दूसरी चीज़ ये कि ये सोचिए कि आपको पहले ही पता चल गया कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता था। सोच के देखिए कि आप अगर इससे शादी कर लेते और उसके बाद में अगर पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती थी, 2 परिवार भी बर्बाद हो सकते थे। और तीसरी चीज़ ये है कि लेसन ढूंढिए, बिकॉज फेलियर इज़ अ फीडबैक। किसी भी चीज़ में आप अगर फेलियर आपको मिला है तो वो एक प्रकार का फीडबैक है। तो आपको उस पूरे रिश्ते पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इस पूरे रिश्ते में मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, मैंने क्या क्या अच्छा किया है, सामने वाले ने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, उसने क्या क्या अच्छा किया था। दोनों ही पहलू अपने पास में रखने चाहिए, ताकि जब आप फ्यूचर में किसी रिश्ते में जाओ तो इवन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप यू आर अवेयर कि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके किसी भी तरीके से। सो व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड हाउ इट मेड मी ग्रो। इसने मुझे कैसे ग्रो करने में मदद करी और इसने मुझे क्या सिखाया है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो उस व्यक्ति को वहाँ पे करने। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जब आप रिलेशन में आते हैं तो आपको आजमाना चाहिए कि ये आदमी जिसके साथ आप चल रहे हैं वो कैसा है। जी। एक शेर है कि मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए हो तुम, वाह, जर्रे को आफताब बनाए हुए हो तुम। क्या बात है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको उठा करके अपने सर माथे पर लेकर चलते हैं। धीरे धीरे उनको लगता है कि यार मैं ही करिए जा रहा हूँ, मैं ही किए जा रहा हूँ, और सामने वाले की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं होता है जैसा होना चाहिए। तो लगता है कि आप 90% हैं, वो एक औपचारिकता पूरा कर रहा है। राइट। तो ऐसे रिलेशन को पहचानना और फिर से बाहर निकलना ज़रूरी है या फिर उसको थोड़ा और समय देना चाहिए? मेरे ख्याल से एक रिश्ता 2 लोग चलाते हैं। एक तरफे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है अगर आप साथ रहना चाह रहे हैं तो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई। एक होता है कि एक व्यक्ति आपसे कह रहा है आई लव यू, तो कहने में तो कुछ नहीं लगता, आप कह सकते हैं। तो हो सकता है वो आपसे दिन में 50 बार आई लव यू कहता है, लेकिन आप उसको तब तक सही ना माने जब तक वो उसके एक्शन और बिहेवियर में आपको ना दिखे। क्या उसके व्यवहार में है क्या आई लव यू? अगर व्यवहार में नहीं है, सिर्फ बातों में है, तो वो सच नहीं है। तो हमेशा जहाँ पे भी एक रियल लव होगा, कोई व्यक्ति आपसे सही में प्यार करता है, तो हमेशा उसके बिहेवियर में वो प्यार आएगा ही आएगा। अगर हमारी माँ हमसे प्यार करती है तो दिन भर आप देखेंगे कि आपको उसे आई लव यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका जो बिहेवियर है वो दिन भर उसकी जो रिफ्लेक्ट फीलिंग्स करता है है। आपके प्रति वो रिफ्लेक्ट होंगी, एक्सप्रेस होंगी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो ये बच्चे आजकल के कई बार गलत रिश्तों में जो पड़ जाते हैं। तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, दे आर वेरी मैनिपुलेटर काइंड ऑफ पीपल। सो वो शब्दों को ऐसा पिरोना जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं आपसे क्या कहूँगा तो आप अच्छे लगोगे। तो वो शुरुआती दिनों में तो आपसे वैसा ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि आपको आहा फीलिंग आती है और अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके बिहेवियर में कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तो वो फिलॉसफी कितनी भी दे दें आपको, कितना ही वो प्यार की फिलॉसफी दें, यू शुड चेक बिहेवियर कि बिहेवियर में है कि नहीं है, वो आपके लिए इनफ समय निकालता है कि नहीं निकालता है, आपके लिए प्रायोरिटी में है या नहीं है, आपकी इस प्यार की वैल्यू कितनी कर रहा है, उसके लिए कितनी वैल्यू है, वो बिहेवियर में दिखेगी। इफ़ इट इज़ नॉट इन द बिहेवियर, आप अपने आप को धोखा मत दीजिए कि नहीं होगा शायद, नहीं नहीं बदल जाएगा। इट इज़ बेटर यू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप। जितना जल्दी निकल जाएंगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए, एल्स आप बहुत ट्रैप में फंसे रहेंगे। अभी अपने माँ का जिक्र किया, मुझे लगता है कि पूरी धरती पर माँ इकलौता ऐसा ठिकाना है जहाँ तयशुदा तौर पर प्रेम है, कुर्बानी है और बेटे के लिए कुछ भी कर जाने का एक संकल्प सा रहता है। ऐसा कहीं नहीं मिलता, किसी रिश्ते में दुनिया में नहीं होगा। जी। फिर भी मैं पाता हूँ कि माँ हाशिए पे रहती है, पत्नी, बच्चे, एक न्यूक्लियर फैमिली में हम आ गए हैं जी। और माँ बाप बिल्कुल दूर रहते हैं। कभी कभार मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि बेटे को तकलीफ़ है कि मेरी माँ और मेरे पापा के साथ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने परिवार को बचाने के लिए, लफड़ा ना हो घर के भीतर, पंगा ना हो, इसके लिए माँ बाप की तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज कर देता है। जी। लेकिन रहता है वो तकलीफ़ में, परेशान रहता है। तो एक मेंटल स्ट्रेस वहाँ भी मैंने देखा है। जी। वहाँ को रिकवर करने के लिए, रिकूप करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेस इतना है, फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों में इतना है कि जिसकी वजह से एक
अर्बनाइजेशन, शहरों में जा कर के आप अगर रह रहे हैं, छोटा सा फ्लैट भी आप ले रहे हैं, तो उस फ्लैट के अंदर आपको पता है कि इतना पैसा लगा हुआ है, फिर उसमें रूम्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आने वाली है। और एक मेन का डिलेमा भी बिल्कुल करेक्ट डिलेमा है कि वो जाए कहाँ, इधर जाए कि इधर जाए। इसलिए हमें सैंडविच भी बोला जाता है कई बार कि दोनों के बीच में हम एक सैंडविच बन जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन तो यही रहेगा कि जितना हो जो जॉइंट फैमिली के जो कल्चर हमारे रहे हैं, उस कल्चर, उस वैल्यू सिस्टम को बहुत रूट से, जब हम छोटे में हैं तब से ही वो एजुकेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे खुद के माता पिता ने भी अलग होकर के अपना घर बसाया है, तो वो जो सिस्टम है वो सिस्टम चलता ही आ रहा है, जिसकी वजह से इसने भी उस चीज़ को ले लिया है। तो जहाँ तक इस मुद्दे को अगर सॉल्व करने की बात है, वो तो बहुत एजुकेशन स्तर पे जा कर के और बहुत इनिशियल डेज में जो वैल्यू सिस्टम है उसी में एजुकेट करना पड़ेगा। बाकी अगर स्ट्रेस की बात है कि अगर आप में किसी भी प्रकार का डिलेमा है या स्ट्रेस है, तो इसको डील करने के लिए एक तो है कि आप वॉक करें, मेडिटेशन करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोज़ सुबह 1 घंटा आपको अपने तन और अपने मन दोनों के लिए देना ही चाहिए, भले ही आप कितने ही व्यस्त व्यक्ति क्यों ना हो। 1 घंटा मिनिमम तन और मन दोनों के लिए आप दें। तो तन के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और मन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आप एक और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो लोग कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, कि एक कृतज्ञता के भाव में जीना हर वक्त जीवन के अंदर। तो रोज़ सुबह उठ करके अगर आप 5 ऐसी बातें लिखें जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, और रोज़ 5 नई बातें होनी चाहिए, और फॉर द नेक्स्ट 66 डेज, अगले 66 डेज तक रोज़ 5 बातें लिख लीजिए, आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगे। और 66 डेज इसलिए क्योंकि अभी लेटेस्ट हार्वर्ड का रिसर्च है कि कोई भी मेंटल पैटर्न आप अगर बदलना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिसिटी पे, वो ऑटोमेटिक होने लगता है 66 डेज़ के बाद में। तो पहले लोग 21 डेज़ या 28 डेज़ इसको समझते थे, मगर जो लेटेस्ट रिसर्च है वो 66 डेज़ की है। तो रोज़ 5 बातें यू आर ग्रेटफुल अबाउट, कि आई एम थैंकफुल टू सनलाइट, टू माई मदर फादर, टू माई फ्रेंड्स, थैंकफुल टू रिवर्स, थैंकफुल टू ओशंस। पूरी प्रकृति के प्रति आप धन्यवाद रख सकते हैं। यू कैन बी थैंकफुल टू योर आइज़, यू कैन बी थैंकफुल टू योर सेंसेस, योर हार्ट, योर बॉडी, योर माइंड। सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट इन लाइफ। तो जैसे ही आपका इंटरनल फोकस ब्लेसिंग्स पे जाएगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में से प्रॉब्लम्स जो हैं वो ब्लर होने लगेंगी। ये जितने लोग हमारी तरह के होते हैं, ये लगातार काम करते हैं, भागम भाग लगी रहती है, टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, दिन भर कई तरह के सवाल होते हैं, परिवार के फ्रंट पर अलग अलग इश्यूज़ हैं जी, माँ बाप को लेकर के हैं, दोस्तों को लेकर के हैं। तो एक इंसान जो है वो कई तरह के सवाल और भागम भाग में फंसा हुआ है। उसमें मेंटल कूल बना रहे, उसका मेंटल हेल्थ बना रहे, और वो अपने आप को फिट पाए। जी, उसको यही सब करना चाहिए जो आपने बताया। ये सब तो करना ही चाहिए। इसके साथ अपने बिलीफ को रीफ्रेम भी करना पड़ेगा, यानी कि एक नए मायने में अपने जो गोल्स और आउटकम्स और जिस प्रकार की वो भागदौड़ में जी रहा है उसे रीफ्रेम करना पड़ेगा। क्योंकि हमें क्या सिखा दिया है, हसल कल्चर है आजकल, कि हसल कल्चर है कि मेहनत करो, भागो दौड़ो, भागो दौड़ो, भागो दौड़ो। भागने दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप खुद को नेग्लेक्ट करके भाग रहे हो तो यू विल एग्जॉस्ट योरसेल्फ। आप एग्जॉशन में जाएंगे, आप बर्नआउट में जाएंगे। बर्नआउट आज इतने सारे लोगों में है, वो है क्यों? क्योंकि खुद को नेग्लेक्ट करके इंसान भागा दौड़ी में लगा हुआ है। आपको जो अचीव करना है आप करें। मैं खुद भी अभी 3 कंपनियां चलाता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ, लेकिन खुद को इग्नोर करके नहीं। सेल्फ केयर को कभी भी आप साइड में नहीं रख सकते। आपको जो अचीव करना है आप करिए, लेकिन अगर आप जो अचीव कर रहे हैं आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कॉस्ट पे अगर अचीव कर रहे हैं तो वो कोई आपने सफलता का सौदा नहीं किया है, वो एक्सपेंसिव डील है आपके लिए। अभी नहीं तो जब आप शायद 50s में आएंगे, 60s में आएंगे, देन यू विल रियलाइज दैट इट वाज अ बिग मिस्टेक दैट यू हैव कमिटेड। आपने अगर स्टीव जॉब्स का वो आखिरी लेटर पढ़ा हो जो मृत्यु के टाइम पे उन्होंने लिखा, उसमें इसी प्रकार की बातें उन्होंने करी हैं कि सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट वर्थ इट, वो वर्दी नहीं है। तो आप सक्सेस पाएँ, हासिल करें, अचीव करें, लेकिन सेल्फ केयर को ध्यान में रखना पड़ेगा। और सेल्फ केयर से मेरा मतलब है कि अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट ना करें, अपने माइंड को नेग्लेक्ट ना करें। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप, नींद। आजकल लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं 60-70% लोगों से जिनसे मिलता हूँ
वो कोई ना कोई नींद का इश्यू लेकर के चलता ही है। कोई रात को इतनी देर तक मोबाइल यूज़ करेंगे कि उनको नींद नहीं आती है। दिन में कई बार स्लीपी महसूस करते हैं कि दिन भर एनर्जी महसूस नहीं होती है। तो स्लीप एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इंटरनल वेलबींग के अंदर। नींद को हमें ऑप्टिमाइज़ करना ही होगा। नॉर्मल व्यक्ति को 6 घंटे से 8 घंटे मिनिमम अपनी नींद रखनी ही चाहिए। वो एक फेमस कहानी है, शायद आपने सुनी होगी, कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो इधर उधर घूम रहा था वो। तो एक जंगल में चला गया जहाँ पे लकड़ियाँ कटती थी। तो एक वहाँ के मैनेजर ने देख लिया कि भाई हट्टा कट्टा व्यक्ति लग रहा है, तो इसको मैं एज ए लकड़हारा रख लेता हूँ यहाँ पे, ये काटेगा पेड़। तो उसको एक कुल्हाड़ी दी और उस कुल्हाड़ी से उसने पहले ही दिन में 10 पेड़ काट दिए। मैनेजर कहा कि यार ऐसा पावरफुल व्यक्ति, तो गजब कर दिया इसने। दूसरे दिन 8 ही कटे उससे, जबकि मेहनत पूरे दिन करी उसने। तीसरे दिन 6 कटे और चौथा, पांचवा, छठे दिन तक तो एक भी नहीं कट रहा उससे। मैनेजर समझ नहीं पा रहा, ये बंदा दिन भर लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, आया उस दिन 10 काट दिया, अभी इससे एक भी नहीं कटता। तो उससे जाकर के पूछा, भाई हो क्या रहा है? बोले पता नहीं साहब, दिन भर मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये पेड़ कटता क्यों नहीं है? फिर मैनेजर ने कहा तेरी कुल्हाड़ी दिखा पहले। तो उसने कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए तो कोई समय ही नहीं लगाया था, सिर्फ पेड़ ही काटने में लगा हुआ था। तो ये जो हमारा मन है वो भी उस कुल्हाड़ी की तरह है, इसको भी शार्प आपको रखना पड़ेगा, इस बॉडी को भी आपको शार्प रखना पड़ेगा अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। कैसे लोग जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो तमाम कोशिशों के बाद भी हासिल कर नहीं पाते हैं जी। और वो एक अलग तरह का निराश को घेर लेता है, एक अलग तरह का डिप्रेशन के भीतर आ जाता है। कामयाबी क्या है? सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होगा दैट सक्सेस इज़ नॉट अबाउट अचीवमेंट, सक्सेस इज़ अबाउट अलाइनमेंट। अचीवमेंट से ज़्यादा सफलता अलाइनमेंट में होती है। आप सोचें कि ज़्यादातर लोगों की सक्सेस ना सोशल ब्लूप्रिंट से आती है। सोशल ब्लूप्रिंट सक्सेस का क्या है कि आपका बंगला कितना बड़ा है, आपका पद कितना बड़ा है, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, आपका बैंक बैलेंस कितना मोटा है, कितने लोग आपको जानते हैं, आप कितने फेमस हो। यही सब कुछ गिने चुने मापदंड हैं समाज के, जिससे वो आपको सफल देखता है या फिर आपकी सफलता को आंकता है। पर सोशल ब्लूप्रिंट पे अगर आप डिपेंडेंट रहोगे सक्सेस के लिए, तो आप ज़िंदगी भर भागते रहोगे लेकिन कभी भी अंदर से खुश नहीं होगे। इसीलिए हम बार बार देखते हैं कई बिलियनियर्स, कई मिलियनियर्स, कई फेमस रॉक स्टार्स, कई फेमस एक्टर लगातार हम देखते हैं कि सुसाइड करते हुए नज़र आते हैं। जो शायद ख्वाब था कई लोगों का कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, उन लोगों को आप ज़िंदगी छोड़ते हुए नज़र आते हैं। यानी कि ये जो सोशल ब्लूप्रिंट है ना, ये सोशल ब्लूप्रिंट एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है सक्सेस की। आपकी सफलता आपको इसमें देखनी चाहिए कि मैंने प्रयास दिल से किया कि नहीं किया, मैंने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। जब मैं दिन भर काम करके रात को घर पे जा रहा हूँ, भले ही मेरा जो गोल मुझे चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, लेकिन एंड में मैंने जब अपने आप से पूछा क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, क्या मैंने कोई कमी रखी थी कि नहीं रखी थी, अगर जवाब आ गया कि तुमने अपना बेस्ट दिया था, तुमने कोई कमी नहीं रखी थी, तो दैट इज़ सक्सेस फॉर यू। वो आपके लिए सक्सेस है। आपकी सक्सेस आनी चाहिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ इस दुनिया में, मैं क्या क्रिएट कर पा रहा हूँ, मैं कितनी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ। इससे आपकी सफलता डिफ़ाइन होनी चाहिए। ये इनटेंजिबल है, मतलब आप जो इम्पैक्ट कर पा रहे हैं, आप जो पर्पस ड्रिवन लाइफ जी रहे हैं, इसको कई बार आप मेजर नहीं कर सकेंगे, दुनिया को दिखा नहीं सकेंगे आप, हो सकता है, लेकिन यही है जो आपको रियल मायनों में एक सस्टेन्ड हैप्पीनेस दे सकती है और एक फुलफिल्ड सक्सेस आपको दे सकती है। फेल्योर क्या है? जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाना ही नाकामी है, या फिर इसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए? फेलियर इज़ अ फीडबैक। फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है कि जब भी मैं कुछ पाने के लिए गया और अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो मुझे एक फीडबैक मिला है कि जो मेरा करंट प्रोसेस है उस प्रोसेस में और मेरे एक्चुअल आउटकम में इतना गैप है। तो हमेशा फेलियर को हमें एज ए फीडबैक ही देखना चाहिए कि फेलियर इज़ अ फीडबैक। और सेकेंड चीज़, लोग कई बार खुद को फेलियर बोल देते हैं, दैट आई एम फेलियर। पहली चीज़ तो ये फेलियर इज़ एन इवेंट, इट इज़ नॉट अ पर्सन। फेलियर कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक घटना है। तो आप कैसे अपने आप को फेलियर कह सकते हैं? ये तो वही बात होगी, आई एम दिवाली, आई एम रक्षाबंधन, इवेंट कैन नॉट बी यू। तो कभी भी पर्सनलाइज नहीं करनी चाहिए अपनी फेलियर को। तो फेलियर का सिंपल मीनिंग होता है फीडबैक। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम फेलियर का नहीं है, प्रॉब्लम है क्विट कर देने का, गिव अप कर देने का। दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम, दैट वी क्विट, वी गिव अप। क्या बात है।
भाई सर, आपसे बात करके लगा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको सुनना चाहिए, और ये सारी जो बहुत ज़रूरी और बड़ी बातें होती हैं कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, पेन क्या है, रिलेशन क्या है, लव क्या है, जिस तरीके से आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, एक अलग नज़रिया है आपका। और मुझे लगता है कि आपसे बात करके मुझे आज लगा कि मैंने अपना समय अच्छा गुज़ारा। बहुत थैंक बहुत यू सो शुक्रिया मच, आपका। थैंक यू अश्विन जी, थैंक यू।